CH11 लाश। पंखुड़ी छत पर कपड़े लाने गई थी, तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, एक आदमी गन सीधा पंखुड़ी के माथे पर रख देता है। अब आगे, जैसे ही पंखुड़ी की नज़र उस शख्स पर जिसने उसके सर पे बंदूक तान रखी थी, उससे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये क्या कर रही है तू, और ये बंदूक क्यों निकाली है तूने? मैंने कहा था ना इसे मत निकालना, किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। क्या तू भी इतने साल किसी को भनक भी नहीं लगी तो अब क्या पता चल जाएगा? वैसे भी मैं तो रात की तैयारी कर रही थी। कहते हुए अवनी गन अपनी हाथ में घुमाने लगती है। ये सुनकर पंखुड़ी के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। बस बहुत हो गया इंतजार, अब और नहीं, आज ही उसका किस्सा खत्म कर दूंगी, पंखुड़ी गुस्से से कहती है। फिर दोनों नीचे चले जाते हैं। अवनी अपने रूम की तरफ जा रही होती है कि आते हुए विवान से टकरा जाती है। विवान उसे उसके कमर से पकड़ लेता है। ये देखकर अवनी की आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी धड़कन जोरों से धड़कने लगती है। अवनी के हाथों में उसके कपड़े थे और उन कपड़ों के नीचे उसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। अवनी देखती ही कि गन हल्की सी दिख रही है तो को उसे छुपाने की कोशिश करती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, छोड़िए मुझे। विवान उसकी आंखों में देखते हुए सोचता है, इसे देखकर कौन कह सकता है कि ये किसी को मार भी सकती है, देखने में तो कितनी भोली लगती है। विवान अपनी सोच में घूम था। अवनी फिर कहती है, कहाँ खोए हुए हैं आप, छोड़िए मुझे। अवनी की बात सुन के विवान होश में आते हुए उसे छोड़ देता है और उससे दूर हो जाता है। अवनी विवान को थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। विवान भी चला जाता है। रात का समय, सब डिनर कर चुके थे। पंखुड़ी, अवनी और नीति ने सभी बच्चों को सुला दिया था। पंखुड़ी के रूम की खिड़की से धीरे से 3 लड़कियां अंदर आती है। पंखुड़ी उन्हें सब कुछ समझा देती है। फिर पंखुड़ी, अवनी और नीति अपने कपड़े बदलकर वही ब्लैक कपड़े पहन लेती हैं और वो तीनों लड़की उनके कपड़े पहन लेती हैं और बच्चों से रूम में चली जाती हैं। पंखुड़ी, अवनी और नीति अपना फेस कवर कर उसी खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और खिड़की बंद कर आश्रम से बाहर निकल जाते हैं। आश्रम से थोड़ी दूरी पर एक महिंद्रा थार ओपन जीप खड़ी थी। तीनों उसमें बैठ के निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद तीनों जंगल साइड पहुंच जाते हैं और गाड़ी को वही जंगल में घने पेड़ों के बीच छोड़ के वहां से आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा बंगला दिखाई देता है जो जंगल के पास ही था। तीनों धीरे धीरे उस बंगले के पास जाते हैं। बंगले में पूरा अंधेरा था। पंखुड़ी, अवनी और नीति ने अपने फेस कवर किए हुए थे। पंखुड़ी उन दोनों को इशारा करती है। तीनों अलग अलग हो जाते हैं और दीवार से कूदकर तीनों अंदर चले जाते हैं। बंगले में पूरा अंधेरा था और बंगले में कोई था भी नहीं। तीनों अलग अलग रास्ते से बंदूक ताने अंदर आ रहे थे। तीनों हॉल के बीच में आकर टकरा जाते हैं और तीनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पंखुड़ी कहती है, कौन हो तुम? उसकी आवाज सुनकर नीति और अवनी एक हाथ अपना अपना नाम लेते हैं। अरे यार, अभी हम तीनों ही एक दूसरे के हाथों मरने वाले थे, कहते हुए नीति अपने सर पे हाथ मार लेती है। पंखुड़ी बंदूक नीचे किए, लगता है कोई नहीं है, बंगले में कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, बच गए साले, नहीं तो आज उनकी मौत पक्की थी। अवनी गुस्से से कहती है। हमें एक बार पूरा बंगला छान लेना चाहिए, नीति कहती है। वो तीनों बात कर रहे होते हैं कि हॉल की लाइट ऑन हो जाती है। पंखुड़ी, अवनी और नीति चौकन्ना होते हुए एक दूसरे की तरफ पीट करके बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। पर जैसे ही उन तीनों की नज़र हॉल में रखे सोफे पड़ती है, तीनों के होश उड़ जाते हैं। उनके सामने लाशों का ढेर था। कम से कम 100-150 लोगों से ऊपर लाशें पड़ी थी, लेकिन उनसे उस इंसान की लाश नहीं थी जिस इंसान की उनको तलाश थी। ये देखकर पंखुड़ी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और दांत चबाते हुए कहती है, फिर से बच गया वो मेरे हाथ से? कब तक? आखिर कब तक बचेगा वो? और कौन है जो हमसे पहले यहाँ आया था? उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है इनसे? कहते हुए उन लाशों को घूरने लगती है। तभी अवनी कहती है, 1 मिनट, ये लाइट किसने ऑन की? इसका मतलब जिसने भी ये किया है वो अभी भी हमारे आसपास है। तीनों जल्दी से सब तरफ देखने लगते हैं, बाहर भी देख लेते हैं, पर उन्हें कहीं भी कोई नहीं दिखता। तभी नीति की नज़र साइड दीवार पर जाती जहां एक बड़ा सा तीर का निशान बना हुआ था। उसे देखकर नीति पंखुड़ी और अवनी से कहती है, हमसे पहले यहाँ कोई आके इन सबको मार कर चला गया, कौन हो सकता है वो, और उसने ये निशान देकर हमें क्या दिखाना चाहता है? पंखुड़ी कुछ सोचते हुए कहती है, चलो ये भी देख लेते हैं। वो देखती है कि ऐसा ही निशान और भी दीवारों पे बना था। तीनों उन निशानों का पीछा करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। एक दरवाजे पास वो निशान खत्म हो रही थी। तीनों उस दीवार को देखते हैं। फिर पंखुड़ी एक गोली चलाकर उस रूम का ताला तोड़ देती है। तीनों उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं। उसके अंदर और एक दरवाजा था, पंखुड़ी उसे भी तोड़ देती है। फिर तीनों उसके अंदर जाते हैं तो वो सामने का नज़ारा देख के दंग रह जाते हैं। CH12 AVL। अब आगे वो तीनों देखते हैं कि वहां पर लगभग 10 साल से लेकर 15-16 साल तक के बहुत सारे बच्चे बेहोश पड़े थे, जिसमें ये ज़्यादातर लड़कियां थी। ये देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। पंखुड़ी जल्दी से पॉकेट में से अपना फ़ोन निकालती है और ऑन करती है, फिर किसी को कॉल करती है।
कुछ आधे घंटे के बाद वहां बहुत सारी गाड़ियां आती हैं और उनमें से कुछ काले पकड़े पहने लोग उतरते हैं जिन्होंने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। सब जल्दी से अंदर जाते हैं। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 साल होगी, उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो लड़का जल्दी से जाकर सभी बच्चों को चेक करता है, फिर पंखुड़ी के पास आकर कहता है, मैम मुझे लगता है इन्हें किसी प्रकार का बेहोशी की दवा खाने में मिलाकर दी गई है। पहले मैं इन सब का ब्लड टेस्ट करना चाहूँगा, तभी कुछ क्लियर बता पाऊंगा। ये सुनकर उस लड़के को देखकर कहती है, नमन पहले ये मैम बोलना बंद करो मुझे, और जल्दी से इन सब बच्चों को हमारे जगह पर लेकर चलो। नमन ठीक है पंखु कहते हुए बाकी आदमियों की तरफ इशारा करता है। सभी आदमी उन बच्चों को उठाकर गाड़ी के पास ले जाते हैं और जल्दी से सब गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं, साथ में नमन भी निकल जाता है। पंखुड़ी के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि कौन है जो यहाँ आया था और ये सब कर रहा है, और आखिर ये नायडू कहा गया। तभी अवनी कहती है, पंखुड़ी हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। पंखुड़ी बस हाँ में अपना सर हिलती है, उस रूम से बाहर निकल आती है। जब को हॉल में आते हैं पंखुड़ी रुक जाती है और ऊपर जहाँ एक लाइट लगी थी उसके पास जाकर ऊपर देखते हुए कहती है, तुम जो भी हो बस कैमरा में देखना है या सामने आओगे, मुझे इंतजार रहेगा जब तुम मेरे सामने आओगे एवीएल। कहते हुए बंदूक से उस लाइट को उड़ा देती है जिसमें हिडन कैमरा लगा हुआ था। जिस कमरे में बच्चे थे उस कमरे के बाहर उसी रंग से एवीएल लिखा था जिस रंग से तीर के निशान बनाए गए थे। तभी पंखुड़ी समझ गई थी कि जो भी यहाँ आया था ये उसी ने लिखा है। जैसे ही कैमरा उड़ता है लैपटॉप का स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। ये सब अपूर्व अपने लैपटॉप पर देखता रहता है। उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो कहता है, आई एम इम्प्रेस्ड मिस पंखुड़ी, कहते हुए लैपटॉप बंद कर देता है। अभी तीनों उसी जंगल में थे जहां पंखुड़ी, अवनी और नीति ने अपनी गाड़ी छुपाई थी। अपूर्व गाड़ी में बैठे लैपटॉप देख रहा था और विवान और लक्ष्य कार के बाहर खड़े थे। उनके सामने एक 3 आदमी थे, इनके मुंह पर टेप लगा था और हाथ बंधे हुए थे। लक्ष्य उनमें से एक मोटे और काले आदमी के मुंह से टेप निकाल देता है कि तभी वो मोटा आदमी अपने बाकी 2 आदमियों पर चिल्लाने लगता है, नलायकों तुमने तो कहा था कि 3 लड़कियां हैं पर ये तो 3 लड़के हैं। अरे अरे आराम से बातें कर लेना, पहले मुझे इन दोनों के मुंह तो खोलने दो, लक्ष्य कहता है, और उन 2 आदमियों के भी मुंह भी खोल देता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, बॉस 3 लड़कियां ही थी उस दिन जिन्होंने हमारे सारे आदमियों को मारा था। तभी तीसरा आदमी कहता है, बॉस उससे पहले जिन्होंने हमारे 2 आदमियों को पकड़ा था उन्होंने बताया था कि 3 लड़के थे, शायद ये वही लड़के हैं। अबे आहे नायडू, हमारे पास तुम्हें फालतू बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। तूने जो गुनाह आज तक किए हैं उन्हें कबूल कर ले, नहीं तो। विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, नायडू नहीं तो क्या कर लेगा बे, नायडू हूं मैं, डरता नहीं किसी से, इस पूरे इलाके पर मेरा राज चलता है, मेरे आदमी आते ही होंगे अभी, फिर देखता हूं क्या करते हो तुम लोग, कुत्ते की मौत मारूंगा तुम तीनों को, नायडू अकड़ते हुए कहता है। लक्ष्य हंसते हुए कहता है, ओह रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, कुत्ते की मौत कौन करेगा ये तो तुझे 2 मिनट में ही पता चल जाएगा। अपूर्व जो गाड़ी में बैठा था सब सुन रहा था, अपनी कठोर आवाज में कहता है, तुम्हें मारने का हक किसी और की है नायडू, नहीं तो मैं तुम्हें वही मार देता, तुम्हें आखिरी मौका भी नहीं देता। नायडू गुस्से से कहता है, आखिर तुम लोग हो कौन और क्या चाहते हो मुझसे? बस तुम्हारी जान और कुछ नहीं, विवान कहता है। अपूर्व कहता है, इन तीनों को आश्रम ले चलो, वही इनका किस्सा तमाम करना है। विवान और उन तीनों को फिर से गाड़ी के पीछे डाल देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ पंखुड़ी, अवनी और नीति एक बड़े से बंगले में थे जो बाहर से मामूली लगता था पर अंदर जाने पर पहले रूम हॉल किचन था। कोई भी इस जगह को देखेगा तो घर ही समझेगा, लेकिन उसके आगे जाने पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, एक साइड और एक साइड फोरेंसिक लैब, जहां नमन उन बच्चों के ब्लड टेस्ट कर रहा था। सभी बच्चों को बेड पर लिटाया गया था, नमन के साथ और एक लड़की थी जो उसकी हेल्प कर रही थी। नीति कहती है, नमन और कितना टाइम लगेगा? नमन, थोड़ा लेट लगेगा, रूम लोग जाना चाहो तो कर सकते हो, मैं कॉल पर सारी अपडेट भेज दूंगा। ठीक है हम चलते हैं, 3 भी बज चुके हैं, आश्रम पहुंचना जरूरी है, अवनी टाइम देखते हुए कहती है। पंखुड़ी भी हामी भर देती है। तीनों वहां से आश्रम ही ओर निकल जाते हैं। उन्हें क्या पता कि आश्रम में उन्हें कितना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। CH13 फ्लैशबैक। अब आगे अपूर्व, विवान और लक्ष्य आश्रम पहुंच चुके थे। अपूर्व गाड़ी से उतरकर कहता है, इन तीनों को आश्रम के पीछे वाले हिस्से में ले आओ, कहते हुए वो आश्रम के अंदर चला जाता है। क्या यार, जब देखो ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा बोलता जी रहता है, कभी खुद कुछ नहीं करता, देखना एक दिन इससे इतना काम, कहते हुए रुक जाता है क्योंकि विवान उसे घूर रहा था। ये देखकर लक्ष्य अपनी बत्ती सी दिखा देता है तो बस मजाक कर रहा था और कहता है, वो मैं। विवान कुछ नहीं कहता और गाड़ी आश्रम के बैक साइड ले जाता है। अपूर्व रूम में बैठे हुए किसी सोच में गुम था। अपूर्व सोच रहा कि कैसे आज उसने छत पर परी और पूर्वी की बातें सुन ली थी और कैसे उसने, विवान और लक्ष्य ने मिलकर प्लान बनाया था और नायडू के बंगले पर उन तीनों से पहले ही पहुंच गए थे।
फ्लैशबैक। अपूर्व, विवान और लक्ष्य डिनर करने के बाद कुछ काम का कहकर आश्रम से निकल जाते हैं। उन तीनों के जाने से पंखुड़ी, अवनी और नीति का काम आसान होने वाला था। तीनों गाड़ी में बैठकर निकल गए नायडू के बंगले की तरफ। गाड़ी में लक्ष्य, क्या हम सच में कल वापस जा रहे हैं? विवान लक्ष्य को घूरते हुए, हाँ कल हम सच में वापस जा रहे हैं। ये सुनकर लक्ष्य अपना मुंह बना लेता है और कहता है, अच्छा मुझे तो लगा था कि हमें यहाँ हमारी हमसफ़र मिल गई, तो क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? विवान कुछ सोचते हुए, देखेंगे क्या होता है फिर सोचेंगे। लक्ष्य, देखो तुम दोनों जो भी बोलो पर मैं अपनी वाली को साथ लेकर ही जाऊंगा, तुम दोनों अपना जानो। अपूर्व और विवान लक्ष्य को घूरने लगते हैं। ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम दोनों मुझे? मैं डरने वाला नहीं हूं तुम दोनों से, समझे? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वैसे भी उनका काम तो ही जाएगा अभी, उसके बाद वो लोग यहाँ क्या ही करेंगे, सोच के देखो, लक्ष्य कहता है। अपूर्व और विवान कुछ नहीं कहते उसे। तीनों ऐसे ही नायडू के बंगले के पास पहुंच जाते हैं। गाड़ी वही जंगल में छोड़कर तीनों आगे बढ़ जाते हैं। विवान लेफ्ट साइड की तरफ चला जाता है और लक्ष्य राइट साइड और अपूर्व सीधा चला जाता है। तीनों ब्लूटूथ से कनेक्टेड थे। लक्ष्य ट्रांसफॉर्म के पास जाकर वहां की स्विच निकाल देता है। तभी अपूर्व और विवान बंगले में घुस जाते हैं। नायडू हॉल में बैठे तब खाना खा रहा था। नायडू आदमियों से, छोटे जरा जाकर देख हुए क्या है, लाइट कैसे चली गई? छोटे, अभी देखता हूँ बॉस, कहते हुए ट्रांसफॉर्म की तरफ चल देता है। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। तभी एकदम से लाइट आ जाती है, पर नायडू को ऐसा लगता है उसके पीछे कोई है। जब भी पीछे मुड़ता है तो अपूर्व उस पे गन ताने खड़ा था। नायडू डरते हुए, काका कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? अपूर्व, तेरे आदमियों से बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? चल कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ, मैं हूँ तेरा बाप, कहते हुए उसके सर पे बंदूक के पीछे से मरता है और नायडू वही बेहोश हो जाता है। अपूर्व वही सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ जाता है। तभी वहां नायडू के सारे आदमी आ जाते हैं और अपूर्व को घेर लेते हैं। अपूर्व, अबे सालों पहले अपने पीछे तो देखो। जैसे ही सब पीछे देखते हैं, लक्ष्य और विवान गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं और सबके सब वही ढेर हो जाते हैं। लक्ष्य और विवान अपूर्व के पास आते हैं। अपूर्व विवान को कुछ इशारा करता है तो विवान वहां से चला जाता है। लक्ष्य नायडू को देखकर, अब इस मोटे सांड का क्या करना है? अपूर्व, इसके हाथ पैर बांधो और गाड़ी में डालो। इनके जोड़ीदार को तो ले आऊं पहले, कहते हुए रसोई में जाता है और वहां से दो लोगों को बाहर लाता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? लक्ष्य उन दोनों से कहता है। वो दोनों आदमी डरते हुए बत्तीसी दिखाकर, हम तो बस खाना खाने आए थे। अच्छा खाना बहुत खा लिया, अब थोड़ा मार भी खा लो, कहते हुए उनकी कुटाई करता है। फिर उनके हाथ पांव बांधकर मुंह पे टेप चिपका देता है। कुछ देर में विवान आता है। तूने जैसा कहा था मैंने कर दिया है। अपूर्व, ठीक है अब चलो और इनको भी गाड़ी के पास ले चलो। प्रेजेंट टाइम। आश्रम के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। उसे सुनकर अपूर्व रूम से बाहर आता है। तभी पंखुड़ी के मोबाइल पर एक एसएमएस आता है, एवीएल से मिलना है तो आश्रम के पीछे आ जाओ। जैसे पंखुड़ी वो एसएमएस पढ़ती है, अवनी और नीति को लेकर आश्रम के पीछे चली जाती है। जैसे ही तीनों आश्रम के पीछे जाते हैं, वहां एक सीधी लकड़ी पर जी काफी मजबूत थी, उस पे 3 लोगों को बांधे हुए देखते हैं। अंधेरे में चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तीनों पास जाकर मोबाइल का फ्लैश ऑन करके देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। नायडू को देखते ही पंखुड़ी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम ही ने मेरे भाई को मुझसे छीना था ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कहते हुए लातों से नायडू को मारने लगती है। नायडू में मुंह में टेप लगा था इसलिए वो कुछ बोल ना सका। पंखुड़ी ज्यादा नहीं सोची और 3 गोलियां तीनों के खोपड़ी में उतार दी, क्योंकि उसे पता था ये लोग इंसान कहलाने लायक नहीं थे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, असली गुनहगार से मिलना नहीं चाहोगी तुम लोग? तीनों ये सुनकर पीछे मुड़ते हैं, जहां एक लड़का फेस को कवर किए हुए खड़ा था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। उसको देखकर पंखुड़ी उसके पास जाती है और उसके आंखों में देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अपूर्व कहता है, तुम मुझसे मिलने ही यहाँ आए हो ना? पंखुड़ी, आ तो तुम हो एवीएल। अपूर्व, ऐसा ही समझ लो। पंखुड़ी, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? अपूर्व, इसमें मेरा भी फायदा है, वो बाद में तुम समझ जाओगी, पहले इनसे तो मिलो जिनके कहने पर बच्चों को अगवा किया जाता है इसी आश्रम से। ये सुनकर पंखुड़ी, अवनी और नीति शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लक्ष्य और विवान एक लेडी को लेकर आते हैं। लक्ष्य और विवान बे भी अपना फेस कवर कर रखा था। लेडी को देखकर पंखुड़ी, अवनी और नीति के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, देव की आंटी। अपूर्व, हाँ यही हैं, जो आश्रम में रहने वाले बच्चों को जब भी सिटी में पढ़ने लायक हो जाते हैं और सिटी जाने लगते हैं तब उनकी मदद से उन्हें अगवा कर लिया जाता था। इतने सालों से यही कर रही थी और उसके लिए इन्हें अच्छी खासी रकम भी मिल जाती है, तो इन्हें क्या सजा दोगी तुम? पंखुड़ी कुछ सोचने लगती है। कुछ देर पहले गाड़ी में पंखुड़ी का कॉल रिंग होता है। पंखुड़ी देखती है कि कॉल नमन का है तो वो जल्दी से कॉल पिक कर लेती है। पंखुड़ी, हेलो नमन।
हेलो मैम, बच्चों के ब्लड में हमें एक प्रकार का ड्रग्स मिला है जो इनके उत्तेजना को बढ़ाता है, जिनसे ये खुद पर से कंट्रोल खो देते हैं, और उनके शरीर पर इंजेक्शन लगने के कई निशान मिले हैं। शायद इंजेक्शन के द्वारा ही इन्हें ड्रग्स दिए जाते थे। और मैम, पंखुड़ी और क्या? नमन, मैम लड़कियों के साथ कई बार बलात्कार भी किए गए हैं, और लड़कों के साथ भी ये हुआ है। पता नहीं ये क्या करने वाले थे इनके साथ, पर इनके ऊपर और लोग भी होंगे। मैम ये लोग इतना बड़ा काम अकेले तो नहीं कर सकते, मैं और भी पता लगाने की कोशिश करता हूँ। पंखुड़ी ये सुनकर अपनी मुट्ठी कस लेती है। अपूर्व, कहाँ खो गई तुम? पंखुड़ी गन उठाकर सीधा देवकी पे गोली चला देती है। कुछ नहीं कहते हुए गन अपनी पॉकेट में रख देती है। अपूर्व, आई लाइक इट, कहता है। तभी पंखुड़ी कहती है, अब बताओ तुम्हारा क्या फायदा है इसमें? अपूर्व पंखुड़ी के एकदम पास जाकर, तुम, कहता है। पंखुड़ी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अपूर्व उसके नाक पर रुमाल रख देता है और पंखुड़ी बेहोश हो जाती है। नीति और अवनी को लक्ष्य और विवान पहले से ही बेहोश कर चुके थे। तीनों उन्हें उठाकर अपने गाड़ी के पास ले जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अपूर्व किसी को कॉल करता है और कुछ देर बात करके फ़ोन रख देता है। CH-14, ये है मुंबई मेरी जान। अपूर्व पंखुड़ी के एकदम पास जाकर, तुम, कहता है। पंखुड़ी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अपूर्व उसके नाक पर रुमाल रख देता है और पंखुड़ी बेहोश हो जाती है। नीति और अवनी को लक्ष्य और विवान पहले से ही बेहोश कर चुके थे। तीनों उन्हें उठाकर अपने गाड़ी के पास ले जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अपूर्व किसी को कॉल करता है और कुछ देर बात करके फ़ोन रख देता है। अब आगे, नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे एक बड़े से रूम में किंग साइज बेड पर एक लड़की सो रही थी और कसमसा रही थी। फिर उसकी नींद खुल गई। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखती है तो खुद एक अनजान जगह पर पाकर झट से उठकर बेड में बैठ जाती है और पूरे रूम को देखने लगती है। तभी उसे बेड के साइड वाले दीवार पर एक बड़ी सी फोटो दिखती है। उस फोटो को देखकर वो हैरान हो जाती, उसके मुंह से बस लक्ष्य निकलता है। तभी दरवाजे से आवाज आती है, यस मी। लक्ष्य मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है और उस लड़की के साइड में बैठ जाता है। ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? लक्ष्य कहता है। नीति, ये मैं कहाँ हूँ और मुझे कल तुमने मेरे साथ क्या किया था? लक्ष्य, मैंने क्या किया? नीति, तुमने कल मुझे बेहोश कर दिया था ना? लक्ष्य, हाँ वो तो मुझे करना पड़ा, वरना तुम मेरे साथ थोड़ी ना मुंबई आती। नीति, क्या मुंबई? मैं मुंबई में हूँ। नीति एकदम शॉक्ड होते हुए कहती है। लक्ष्य, हाँ तुम मुंबई में हो, मेरे घर पर। नीति, क्या तुम्हारा घर? तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए यू इडियट? आई विल किल यू। नीति गुस्से से कहती है। लक्ष्य, हे कूल डाउन बेबी, सब ठीक है, अब वो नायडू भी गया, सो जस्ट चिल। नीति, यू चिलगोजा के बच्चे, तुम्हें तो मैं इन दोनों का तो चलता रहेगा। हम दूसरी तरफ चलते हैं। एक खूबसूरत सा रिजॉर्ट हरियाली से घिरा हुआ समुद्र के सामने बसा देखते ही बन रहा था। उस रिजॉर्ट के एक रूम में एक लड़की आराम से गोई हुई थी। खिड़की के पर्दों की चीरते हुए सूरज की कुछ किरणें उसके साथ आंख में चौली खेल रहे थे, जिससे वो बार बार करवट बदल रही थी। आखिरकार वो थक हार कर उठ ही जाती है और अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ती है। रूम को देखती है जिसके सब तरफ ग्लास के वॉल लगे हुए थे। रूम एकदम क्लीन, बेड बहुत ही बड़ा था। रूम के साइड में बालकनी थी। वो मन ही मन सोचती है, आगॉड, ये मैं कहाँ आ गई। तभी उसे रात की कुछ बातें याद आती है। उसे याद आता है कि किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा था और वो बेहोश हो गई थी। वो सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, उठ गई तुम? ये सुनकर जब वो अपना सर उठाकर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से अनायास ही निकलता है, आप? विवान, जी मैं। कोई दिक्कत आपको? विवान स्माइल करते हुए अवनी की ओर कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए कहता है। अवनी, तो आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं? विवान, जी बिल्कुल, कोई शक। अवनी, मुझे तो लगा था आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं, पर आप तो मुझे किडनैप करके ले आए, अवनी मुंह बनाते हुए कहती है। विवान, मुझे भी लगा था कि तुम बहुत भोली भाली हो, पर तुम तो रिवॉल्वर रानी निकली। विवान की बात सुनकर अवनी उसे मुंह फाड़े देखने लगती है। विवान, अब ऐसे मत देखो, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, समझी? अवनी, क्या आपके साथ? नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती, मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना है। विवान, क्या तुम्हारे बच्चे? अवनी, मेरा मतलब आश्रम के। विवान, उसकी चिंता तुम मत करो, वहाँ का सब हमने अरेंज कर दिया है। अवनी, पर विवान, तुम्हारे पर का मतलब पता है मुझे, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, उसे हम संभल लेंगे, समझी? अवनी, एक बार पंखुड़ी और नीति से मिलूं फिर बताती हूँ। अवनी मन में कहती है, वैसे मैं हूँ कहाँ? विवान, तुम मेरे रिजॉर्ट पे हो और हम मुंबई में हैं, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, कहते हुए विवान वहां से चला जाता है। AVL मैंशन में अपूर्व का रूम। अपूर्व सोफे पर बैठे कब से अपने बेड पर सोती हुई लड़की को प्यार से देख रखा था और सोच रहा था, देखो कितनी मासूम लग रही है, इसे देखकर कोई कह सकता है भला क्या इसने इंसानों की जान ली होगी, बट आई लाइक इट वेरी मच, तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी। उद्धरण चिन्ह। तभी पंखुड़ी कहती है,
ऐसे घूरना बंद करो मुझे। जब अपूर्व ये सुनता है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है, जब तुम जाग रही हो तो सोने का एक्टिंग क्यों कर रही हो? पंखुड़ी, मैं जागी रहूं या सोई रहूं, मेरी आंखें और कान हमेशा खुली रहती है। यू गॉट इट। अपूर्व जब ये सुनता है तो उसके फेस पर आज बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो सोचता है, तुम परफेक्ट हो मिसेज अपूर्व रॉय बनने के लिए। पंखुड़ी, सब मुस्कुराते ही रहोगे या बताओगे भी कि मुझे लेकर कहाँ आए हो? अपूर्व, ये है मुंबई मेरी जान। मुंबई का नाम सुनते ही पंखुड़ी झट से उठकर बैठ जाती है। क्या मुंबई? इतनी दूर, और मेरे सारे बच्चे, उनका क्या? पंखुड़ी कहती है। अपूर्व, तुम्हारे बच्चों का इंतजाम कर दिया है मैंने, वो बिल्कुल ठीक है, वहाँ की सिक्योरिटी भी ठीक है और देखभाल के लिए मैंने और लेडीज सर्वेंट्स रख लिए हैं वहाँ। पंखुड़ी, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अपूर्व, क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? पंखुड़ी, नहीं। अपूर्व पंखुड़ी को तंग करने के लिए उसके करीब जाता है और कहता है, तुमसे शादी करना है इसलिए। पंखुड़ी, क्या शादी? कभी नहीं, मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी गोली से। अपूर्व, गोली से भला मेरा सर कैसे उड़ सकता है, बता सकती हो मुझे? पंखुड़ी, बंदूक की गोली से समझे। अच्छा, तुम्हारा बंदूक है तुम्हारे पास, और वैसे तुम है कौन? कहीं पुलिस तो नहीं हो ना, या फिर कोई खुफिया एजेंट? तुम तीनों इतने मिस्टीरियस क्यों हो? अपूर्व कहता है। पंखुड़ी, क्या अवनी और नीति भी यहाँ है? अपूर्व, हाँ, वो दोनों लक्ष्य और विवान के साथ है, और तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। पंखुड़ी, वाह जी वाह, ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम खुद को देखो, कौन हो तुम और वो दो तुम्हारे साथी? इतना तो समझ गई हूं कि तुम वही एवीएल हो ना, पर पहचान क्या है तुम्हारी? पंखुड़ी भी ताव से कहती है। अपूर्व, वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, अब तुम मेरे साथ ही जो रहने वाली हो। क्या तुम्हारे साथ? औक, ठीक है, जरूरत के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तुम तो गधे से बेटर हो, पंखुड़ी कहती है और अपने दांत दिखा देती है। अपूर्व, क्या गधा? रुको, तुम अभी बताता हूं तुम्हें। पंखुड़ी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कहते हुए वॉशरूम में कूदकर भाग जाती है। 15 AVL। अब आगे। जैसे ही पंखुड़ी बाथरूम में घुसती है, अपूर्व के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। अपूर्व फोन देखकर एकदम सीरियस हो जाता है और कॉल रिसीव करता है। अपूर्व अपनी कोल्ड आवाज में, हाँ बोलो। चिंता अपूर्व का पीए डरते हुए, हेलो बॉस, क्या आप आज ऑफिस आ रहे हैं? अपूर्व, हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम्हें एक ईमेल भेजा है, चेक करो और उसके बारे में डिटेल से पता करो और मुझे बताओ, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। चिंता, ऑफ बॉस। अपूर्व कॉल कट कर देता है और किसी को कॉल करता है। सामने से एक लड़की कॉल रिसीव करती है। हेलो सर। अपूर्व, 24-25 साल की लड़की के लिए कपड़े भेजो जल्दी। सामने से लड़की, यस बॉस। अपूर्व कॉल कट कर देता है और एक बार बाथरूम के डोर की तरफ देखता है, फिर दूसरे रूम में चला जाता है। विवान के रिजॉर्ट में अवनी जस्ट बाथरूम से बाहर आई थी, पर सामने का नज़ारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे। कमरा पूरा सामान से भरा हुआ था। अवनी आंखें फाड़कर देख रही थी। वो जल्दी से उनके पास जाती है और सब बॉक्स को खोलकर देखने लगती है। किसी बॉक्स में बस सूट, तो किसी में साड़ी, तो किसी में मेकअप का सामान, किसी बॉक्स में बस सैंडल और जूते, तो किसी में हैंडपर्स। अवनी की आंखें चौंधिया गई थी इतना सारा सामान देखकर, पर इन सब में उसे होश ही नहीं रहा कि उसने अभी बाथरोब ही पहना है। विवान जी कब से दरवाजे के पास खड़ा होकर अवनी की देख रहा था, उसका तो गला ही सूख रहा था। अवनी जैसे झुकी हुई थी, अवनी के गोरे लंबे पतले पैर विवान के मन में हलचल मचा रहे थे। बाथरोब भी थोड़ा शॉर्ट था। विवान को गर्मी लगने लगी थी। विवान जल्दी से अंदर जाता है और अवनी से कहता है, ऐसे देख क्या रही हो, जल्दी से तैयार हो जाओ और ब्रेकफास्ट के लिए आओ, कहकर जल्दी से वहां से चला जाता है और रूम से बाहर जाकर खुद को शांत करता है। फिर कहता है, उफ ये लड़की। लक्ष्य का घर। नीति लक्ष्य के रूम को देख रही थी। नीति से लक्ष्य का लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था जो उस पे काफी लूज हो रहा था। नीति लक्ष्य के कवर्ड को खोलती है तो बस देखती रह जाती है। दीवार से लगकर बड़े बड़े 3 अलमारी थे, जिसमें तीनों अलमारी में ऊपर लक्ष्य के कपड़े थे, एक में नीचे साइड बस टाई, तो दूसरे में शूज, तीसरे में वॉच। नीति खुद से ही, बाप रे ये कितना अमीर है, यहाँ तो एक से बढ़कर एक ब्रांडेड चीजें रखी हुई हैं। फिर ड्रेसिंग के पास जाती है, उसके साइड में एक अलमारी थी, जब वो उसको खोलती है तो उसने बहुत सारी परफ्यूम थी। बाप रे, ये लड़का परफ्यूम लगाता है या परफ्यूम से नहाता है। फिर वो आगे बढ़ जाती है। तभी लक्ष्य रूम में आता है। जब को नीति को देखता है तो उसे बहुत हंसी आती है, पर को कंट्रोल कर लेता है। फिर किसी को अंदर आने को बोलता है। एक लड़का जिसके हाथ में बहुत सारी शॉपिंग बैग थी वो अंदर आता है और सब सामान रूम में रख कर चला जाता है। लक्ष्य नीति से, जाओ कपड़े चेंज कर को, इसमें तुम्हारे कपड़े हैं और कुछ सामान भी, कहते हुए लक्ष्य अलमारी से अपने कपड़े निकालकर दूसरे रूम में चला जाता है। नीति उन बैग्स को देखती है, फिर एक ब्लू कलर का सूट लेकर बाथरूम में चली जाती है।
थोड़ी देर बाद लक्ष्य अपने रूम में आता है और ड्रेसिंग के सामने आकर टाई लगाने लगता है, फिर वॉच पहनकर परफ्यूम लगाता है, फिर बाल जेल से सेट करके जैसे ही पीछे मुड़ता है, नीति उसे है देख रही थी। लक्ष्य बिना पलके झपकाए लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य नीति के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहता है, नज़र मत लगाओ मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर ऐसे मत देखो मुझे। नीति चिढ़ते हुए, देखो सब कुछ पाल लो पर यह गलतफहमी मत पालो कि तुम हैंडसम हो, समझे। लक्ष्य, अच्छा ठीक है, मुझसे बाद में लड़ लेना, ब्रेकफास्ट बनाकर रखा हुआ है, खा लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को रेडी रहना, हम पार्टी जाने वाले हैं। नीति हाँ में अपना सिर हिला देती है। लक्ष्य ऑफिस के लिए निकल जाता है। AVL विला में अपूर्व पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। पंखुली जब रूम में आती है तो बेड पर एक नोट रखा होता है। पंखुली उस नोट को उठाकर पढ़ने लगती है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इन बैग्स में तुम्हारे लिए कपड़े हैं और नीचे ब्रेकफास्ट भी रखा है, खा लेना। शाम को रेडी रहना, एक पार्टी है और ज़्यादा मिस मत करना मुझे, मैं जल्दी आ जाऊँगा। नोट पढ़कर पंखुली के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और चली भी जाती है। पंखुली जल्दी से रेडी होकर रूम में कुछ ढूंढने लगती है। फिर वो नीचे आती है और कुछ ढूंढने लगती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। पंखुली, पता नहीं ये कौन है, कैसे पता करूं, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये कौन है। फिर पंखुली नाश्ता करने लगती है। अपूर्व कर रिजॉर्ट में विवान और अवनी दोनों नाश्ता कर रहे थे। विवान चेयर से उठते हुए, मेरा हो गया, मुझे ऑफिस जाना है, मैं रेडी होकर आता हूँ। अवनी बस हाँ में अपना सर हिला देती है। विवान रूम में जाकर रेडी होता है और नीचे आता है। अवनी सोफे पर बैठी थी। विवान अवनी से, शाम को तुम रेडी रहना, एक पार्टी में जाना है और मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, कहकर विवान वहां से चला जाता है। विवान ने रिजॉर्ट के चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी रखवाई थी। ऑफिस में AVL पावर लिमिटेड 40 फ्लोर का इमारत, जिसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर का लोगो बना हुआ था और साइड में AVL लिखा हुआ था। बिल्डिंग में ग्लास लगे थे। बिल्डिंग के 40th फ्लोर पे 3 लड़के बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे, तीनों के फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। तभी वहां एक 24-25 साल का लड़का आता है जिसका नाम चिंतामणि। तीनों को ग्रिड करते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। चिंता, सर अपने जो पता लगाने को कहा था उसका पता चल गया है। अपूर्व, गुड, काफी जल्दी पता लगा लिया तुमने। चिंता धीरे से, अब क्या करूं, आदत जो हो गई है। अपूर्व, अब बोलोगे भी ता मुहूर्त निकालूं। चिंता, सर पंखुड़ी, अवनी और नीति मैम अनाथ हैं, उन्हें बचपन में किसी गैंग ने पकड़ लिया था, पर किसी तरह बच के को लोग हमारे आश्रम में आए थे। पर को लोग 4 लोग थे, उनके साथ एक लड़का भी था जिसकी मौत हमारे आश्रम में एक दुर्घटना में हो गई थी। इतना बोलकर वो रुक जाता है। लक्ष्य, बस हो गया, इतना ही पता लगाया तुमने, इतना तो हमें भी पता है। चिंता, नहीं सर और भी है। विवान, तो बोलो। चिंता, सर ये तीनों, कहते हुए रुक जाता है। अपूर्व, ये तीनों क्या। चिंता फाइल आगे बढ़ाते हुए, आप खुद देख लीजिए। अपूर्व फाइल लेकर देखने लगता है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। चिंता, ये क्या खड़ूस स्माइल कर रहा है। विवान, और दूसरी चीज के बारे में पता लगाया तुमने। चिंता, यस सर, वो मेरी बात हो गई है मिस्टर नमन से, अब वो सारे बच्चे ठीक है और आश्रम में रह रहे हैं। लक्ष्य, आगे बताओ। चिंता, सर वो ड्रग्स मुंबई से ही किसी डीलर ने नायडू को भेजी थी, पता चला है कि उनका थी धंधा है, 15 से 25 साल की लड़कियों को किडनैप कर उन्हें ड्रग्स देकर उनका फायदा उठाते हैं, फिर उन्हें दूसरे देश भेज दिया जाता है। जो बच्चे हमें मिले उनके साथ लड़के गलती से किडनैप हो गए थे, पर शायद नायडू के आदमियों ने लड़कों को भी नहीं छोड़ा। अपूर्व, तो इसका लिंक कहीं ना कहीं मुंबई से ही है, शायद उन बच्चों को मुंबई ही भेजने वाले थे वो लोग, फिर यहाँ से कहीं दूसरी जगह। तुम एक काम करो, हमारी टीम से कहकर मुंबई में जितने भी ड्रग्स डीलर हैं सबका पता लगाने की कहो और उन पे नज़र रखने को कहो, जैसे ही कुछ पता चले हमें इन्फॉर्म करो। चिंता, ऑक्सर, जय हिंद सर। जय हिंद, पर ये ऑफिस है। चिंता, किसी ने देख 11 लिया तो लगता है तुम हमारा भांडा फोड़ के रहोगे, विवान कहता है। चिंता, सॉरी सर। अपूर्व, इट्स ओके, यू कैन गो। चिंता जल्दी से वहां भाग जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अरे सीएम क्या हुआ, सामने से आती हुई एक लड़की कहती हैं। ऑफिस में सभी चिंतामणि को सीएम कहते हैं। कुछ नहीं यार, वही रोज का, कहते हुए चिंता चला जाता है। वो लड़की भी अपनी कंधे उचका देती है।